बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आपको बताते चलें कि आज जो है वो 25 मई है और दिन है सोमवार का। और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों के हवाले से। और अहम ख़बरें क्या हैं जनाब? यकीनी तौर पर तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक को बड़ा धचका जो है वो लग चुका है। और इसके साथ साथ अब तहरीक लब्बैक का जो अगला लाहे अमल है वो क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बात हम करेंगे कि इस वक्त जो ईरान अमरीका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तनाज़ा है, वो हल की तरफ जा रहा है। और इस हवाले से अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो ने ये कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर कभी एतराज़ नहीं किया, ईरान से मुआहदे पर काम जारी है। और इसी तरह अमरीका ईरान जो मुआहदा है उसको हतमी शक्ल देने में चंद दिन लग सकते हैं, ये अमरीकी मीडिया का दावा है। और जो कोयटा में दहशतगर्दी हुई है उस हवाले से भी आज के इस वीलॉग में बात करेंगे कि कोयटा में जो दहशतगर्दी का वाक़या है उसकी ज़िम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। और बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने उस शख्स का जो है वो उस शख्स की तस्वीर भी जारी की है कि जो इस हमले में मुलव्वस है, जिसने तमाम ये जो अटैक था इसको एग्जीक्यूट किया। और यकीनी तौर पे हम बात इस वजह से करेंगे कि इस वक्त हार्ट टॉपिक जो है वो पाकिस्तान की सालसी है। और पाकिस्तान की सालसी जो है वो अमेरिका ईरान की जंगबंदी के लिए है। और अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर कभी एतराज़ नहीं किया। और वो भारत के दौरे पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो गए और उनसे पूछा गया कि अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, क्या भारत ने इस पर तशवीश का इजहार किया? मार्को रूबियो ने जवाब दिया कि भारत हमेशा इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान की सरजमीन से मुसल्लह दहशतगर्द गिरोह काम कर रहा है जो भारत को निशाना बनाता है, और वो हमेशा इस पर फिक्रमंद रहता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जहाँ तक ईरान के मामले पर सालिस और सहूलतकार के तौर पर पाकिस्तान के किरदार की बात है, ये मौजू कभी सामने नहीं आया और पाकिस्तान के साथ इनका मसला जो है वो मुख्तलिफ है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने और जौहरी मामलात पर एक हकीकी और अहम और महदूद मुद्दत के मुज़ाकरात में शामिल होने के हवाले से एक काफ़ी मजबूत तजवीज़ जो है वो मौजूद है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है हम इसे कामयाब बना लेंगे। और खलीजी ममालिक में इसकी भरपूर हिमायत मौजूद है और आलमी सतह पर भी काफ़ी हिमायत हासिल है। हर मुल्क जिसे हमने इस मंसूबे के बारे में बताया कि उसने समझा कि यह न सिर्फ बहुत माकूल है बल्कि दुनिया के लिए दुरुस्त कदम है। मार्को रूबियो ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी मुआहदे तक पहुँचने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। सदर कोई बुरा मुआहिदा नहीं करेंगे, इसलिए देखते हैं कि क्या होता है कि हम सफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे और इससे पहले हम दूसरे मुतबादिल रास्तों पर गौर करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है। रूबियो ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी मुमकिन मुआहिदे के तहत इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल रहेगा। लेकिन अब मसला ये है कि एक तरफ तो मुआहिदा हो रहा है और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल रहेगा, तो फिर ईरान को भी इस मामले पर अपने दिफा का हक हासिल रहेगा और अमेरिका उससे दूर रहेगा। ये भी इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब ये हमला नहीं हुआ था तो अमेरिका ये चाहता था कि इसराइल जो है वो ईरान पर पहले हमला करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर इसराइल की जानिब से मजबूर किया गया कि वो ईरान पर हमला करें। और इस हवाले से काफ़ी जो है वो बातें भी हुई, चमगोइयाँ हुई और काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने आलमी सतह के उन्होंने दावा किया कि इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया। और वो मजबूरी जो है वो ये थी कि पिस्टियन फाइल्स की जो वीडियोज़ हैं उससे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इसराइल की जानिब से ब्लैकमेल किया गया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ईरान जो है उस पर पहला हमला अमेरिका ने किया और उसके बाद जो हमले हुए हैं वो अमेरिका की जानिब से किए गए हैं, जिसमें ईरान को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसराइल की जानिब से जो है उस तरह का हमला नहीं किया गया। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका ने किराए के कातिल का किरदार अदा किया और अमेरिका को जो है वो मजबूर किया गया, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया गया। तो उस मजबूरी से ये हुआ कि आलमी सतह पर, आलमी दुनिया का बड़ा नुकसान हुआ। और वो नुकसान इस ज़मीन में हुआ कि जो अमेरिका बहादुर है
उसने कई ऐसे हमले किए ईरान पर जिससे ईरान को भारी नुकसान तो उठाना पड़ा। लेकिन उसके जवाब में जो ईरान ने कार्रवाइयाँ की, उसमें अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान जो एसेट्स का हुआ, जो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे थे, हवाई अड्डे थे, उनको नुकसान पहुँचा। तो उसके बाद अमेरिका को ये बात रियलाइज़ हुई कि पाकिस्तान के को इस मामले में जो है वो शामिल कर लेना चाहिए और ईरान के साथ जो है वो ये जंगबंदी कर देनी चाहिए। और दूसरा, ईरान ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया कि वो जो यकीनी तौर पर अमेरिका के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, वो आबनाए हुर्मुज़ का था। और आबनाए हुर्मुज़ से तेल के जहाज़ों का गुजरना वो फिर ईरान के मरहून मन्नत हो गया और फिर ईरान ने बाकायदा तौर पर इस हथियार को बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को घुटने टेकने पर जो है वो मजबूर कर दिया। अब हमने ये भी देखा कि जंगबंदी जब हुई तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई दावे किए, लेकिन उन दावों की हकीकत यही है कि जिस दिन जंगबंदी हो चुकी थी उसी दिन जो है वो बाकायदा तौर पर हमें ये पता लग गया था कि अब दोबारा जंग नहीं होगी, क्योंकि ईरान स्ट्रेटेजिकली भी जो है वो फतह याब हो चुका था और फिर इसके साथ साथ सिफारती सतह पर भी ईरान को कामयाबी मिल चुकी थी और अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता था। तो जाहिर है, और अब भी हम देख रहे हैं कि जंगबंदी है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के धमकी आमेज बयानात हैं, उन बयानात से जो है वो मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो अब क्योंकि जाहिर है बर्फ़ पिघल चुकी है, ऑयल की कीमतें यानी तेल की कीमतें जो है वो भी आलमी सतह पर कम हो रही हैं और पाकिस्तान में भी ज़ाहिरी तौर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है वो यही है कि जो मुआहिदा है उसमें मज़ीद कुछ दिन जो है वो लग सकते हैं उस मुआहिदे की तैयारी में। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो मामला है जिसमें ये कामयाबी जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान को मिलेगी। और दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का ये दावा है कि अमरीका जो है, ईरान अमरीका जो मफाहमती याददाश्त है उस पर पेशरफ जारी है और मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में चंद दिन लग सकते हैं। और मुआहिदे का इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान दस्तावेज़ात कितनी जल्दी तैयार करता है। आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम जो है वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। मफाहमती याददाश्त जंगबंदी आबनाए हुर्मुज़ की बहाली से मुताल्लिक है और मफाहमती याददाश्त ईरान को जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक फ्रेम वर्क फराहम करेगी और हतमी मुआहिदे से कबल जो है अल्फाज और शराइत पर मज़ीद जो है वह तबादला ख्याल होगा। और एक और अमरीकी टीवी ने ये कहा है कि सुप्रीम लीडर तक पैगाम रसानी मुआहिदे में ताख़ीर की वजह है। ईरानी सुप्रीम लीडर खुफिया मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल है और मुश्तबा खामनाई तक पैगामात पहुँचाने में वक्त जो है वो लग रहा है। अब ये सारा मामला है और जाहिर है कि इसमें बड़ा अहम किरदार है और ये भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें की रोल प्ले कर रहा है। कल जो कोयटा का वाक़या हुआ, कोयटा के वाक़े में यकीनी तौर पर चमन फाटक में मासूम बलोच अवाम फितनतुल हिंदुस्तान की बर्बरियत का शिकार हुए। रेलवे ट्रैक पर खुद कुछ धमाके के नतीजे में करीबी जो रिहायशी आबादी है वो भी शदीद मुतासर हुई और धमाका इस कदर शदीद था कि घरों में मौजूद जो मकामी बलोच शहरी हैं, बिलखुसूस बच्चे और ख़वातीन जो है वो शदीद मुतासर हुए। और फितनतुल हिंदुस्तान जिसमें फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाने और फ़ौजी जवानों से लड़ने की तो अब हिम्मत नहीं रही है, लेकिन अब वो आम बलोच आबादी को निशाना बना रहे हैं और इस दहशतगर्दी का जो मकसद है वो खौफ व हरास फैलाना और अमन की कोशिशों को जो है वो सबोताज करना है। ख़ास तौर पे ईद से कबल जो है, ईद कुर्बान के मौके पर इस तरह के दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो इनकी जो दरिंदा सिफ्तगी है उसको ज़ाहिर करता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हों, गयूर नडर बलोच अवाम हों, वो इन दहशतगर्दों के सामने सीना सपर हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो अपने मकासद में उस तरह कामयाब नहीं होगी। अब ज़ाहिर है हमारी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको एक फ़ैसला कुन ऑपरेशन जो है वो करना होगा। हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको बलूचिस्तान से एलिमिनेट करना होगा। और ख़ास तौर पे इस हवाले से कल मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था कि लोग जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बना रहे थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ये तो एक एसएचओ की मार है। तो मोहसिन नकवी साहब, दावों से काम नहीं बनता, आपको अमली इक़दामात जो है वो करना होंगे। देखें, पाकिस्तान की नज़रियाती असास को, पाकिस्तान की जोग्राफियाई असास को अगर कोई शख्स नुकसान पहुँचाता है और वो गैर के एजेंडे पर है या बैरूनी फंडिंग हासिल कर रहा है,
तो उसके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। और ये भी एक बात जहन में रखें कि जो लोग ये कौमी धारे वाला लफ्ज़ भी ख़त्म कर दें, कौमी धारे में कोई नहीं है। अगर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहा है, जो हमारे मासूम निहत्ते अवाम को निशाना बना रहा है, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। वो सीधा सीधा जो है उसको आप जो है वो ये कह सकते हैं कि वो इस मामले में जो है वो किसी भी माफ़ी का हकदार नहीं है। तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करेंगे, और तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करने के लिए यकीनी तौर पर मेरे पास बड़ी खबर है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बड़ा धचका लगा है। और वो धचका ये है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम थी, या फिर जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और उनका वफ़द था, उनके दरमियान किसी भी किस्म की बातचीत जो है वो नहीं हो रही। ये दावा किया जा रहा था मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात हुई है। मैं 2 दफ़ा मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से रब्ता कर चुका हूँ, और उन्होंने इस हवाले से बात नहीं की है। और पहले तो उन्होंने कहा कि मैं सफ़र में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर जब मैंने उनको कॉल की एक दिन के वक्फे के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि मैं बीमार हूँ। तो इसका मतलब है कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की बात जो है वो हुकूमत नहीं मान रही। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अब स्ट्रेटजी क्या होगी, यकीनी तौर पर यह बड़ी अहम बात है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से हमारी कुछ तहरीक लब्बैक के ज़राए से जो बात हुई है, उसमें कहा यह जा रहा है कि वो एहतजाज प्लान कर रहे हैं, और वो एहतजाज जो है वो हाफिज़ साद रिजवी, हाफिज़ अनस रिजवी की गुमशुदगी के बारे में होगा, और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के जो गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमा हैं उनकी रिहाई के लिए होगा, और इसके साथ साथ जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन खुलवाने के लिए होगा। अब जाहिर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यही मुतालबात हैं जो वो हुकूमत से कर रही है, और हुकूमत जो है अगर इन मुतालबात को एक्सेप्ट करती है तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो है वो भी मंजर आम पर आ जाएँ, और दीगर जो लब्बैक की आला क़यादत है वो भी मंजर आम पे आ जाए, कारकुन भी रिहा हो जाए, जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन भी खुल जाए, अकाउंट्स जो मुंजमद हैं वो भी बहाल हो जाएँ। लेकिन इस वक्त तक, यानी मेरे इस वीलॉग करने तक, कोई ऐसी पेशरफ्त अब हमें नज़र नहीं आ रही है। मेरी एक हुकूमती शख्स से बात हुई है। हुकूमती जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो बातचीत है वो कभी कभार होती है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आलमी सतह पर तनाज़ात के हल में लगा हुआ है, तो हुकूमती जो लोग हैं उनके पास वक्त उस तरह नहीं है कि हम इस मामले को देखें। लेकिन ये है कि उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर बैठ जाएँ, बातचीत हो जाए, तो शायद ये मामला जो है वो खुश उसलूबी से हल हो जाए। अब यही मामला है कि देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और हुकूमत के दरमियान कोई बातचीत जो है वो नहीं हो रही। अभी मज़ीद अगर कोई अपडेट मिलती है तो आपको आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।